हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम थर्ड सेम के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस, ये ना ऐसी वीडियो रहने वाली है कि इसके मतलब जो नोट्स हैं अभी तक मैंने भी नहीं स्टडी किए हैं, तो आपके साथ ही मैं नोट्स को स्टडी करने वाली हूँ। नोट्स मुझे किसी स्टूडेंट ने बना के भेजे हैं, ठीक है। तो नोट्स अभी तक मैंने खुद भी नहीं रीड आउट किए हैं, जस्ट चेकआउट किए थे कि सही है या नहीं। क्वेश्चंस मैंने उसको बताए थे और नोट्स बच्चे ने बना के भेजे हैं। तो एक बार हम रीड करेंगे और मैं भी समझूंगी और आपको भी समझाने की साथ साथ कोशिश करूंगी, क्योंकि प्रीवियस डेज में थोड़ा सा बिजी थी तो वीडियो नहीं बन पाई। तो लास्ट मिनट पे वीडियो बन रही है। नोट्स में हेल्प कर दी स्टूडेंट ने, विच इज़ वेरी गुड कि आप लोग अगर मदद कर रहे हैं खुद से। तो अब देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करें। सबसे पहले यूनिट 1 से हम सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे एंड यूनिट 2 से भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे। और दोनों क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में दिख जाएंगे। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पिक करेंगे तो आपको उनमें क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताने हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हैं। आपको उसके डिटेल में सिग्निफिकेंस बताने हैं, उसके यूनिट्रल और मैट्रिसेस पर्सपेक्टिव बताना है। अब जब आप इसके पॉइंट्स करोगे ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये जो लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन यूनिलेटरल, तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर ही आपको दिख जाएंगे। आंसर की तरफ चलते हैं, आपको और क्लैरिटी होगी। सबसे फर्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई एंड द गवर्नमेंट इन अ वर्क प्लेस। इंडस्ट्रियल रिलेशन वो रिलेशनशिप होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर, जिसने हमें जॉब दी, एम्प्लॉई यानी कि हम, और जो गवर्नमेंट के रिलेशन को एक वर्क प्लेस पे प्रेजेंट करता है, दिखाता है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है आपका, इसमें इन्वॉल्व होता है कि कैसे आप काम करते हो, कैसे आप मिलजुल के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो, कैसे आप लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करते हो और पीसफुली माहौल बना के रखते हो। काम का माहौल ऐसा रहता है कि हर टाइम प्रोडक्टिव रहे, लोग एक दूसरे से खिंचे ना, ठीक है। तो मेन गोल क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कि जो भी रिलेशन है उसको, काम को फेयर रखना, वर्क की कंडीशंस को डे बाय डे इम्प्रूव करना, बैलेंस करना बोथ नीड्स को, एम्प्लॉयर की ज़रूरतें भी और एम्प्लॉय की ज़रूरतें दोनों को पूरा करना। इसका फोकस होता है कि प्रिवेंट करना कि क्या डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, और प्रमोट करना कि लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। उनको जॉब से तसल्ली हो, वो ऐसे ना हो कि खिजे मन से आ रहे हैं और काम करके जा रहे हैं, ठीक है। जॉब प्रॉपरली, वो जॉब से सेटिस्फाई हों, प्रोडक्टिविटी कंपनी को हाई दें और इकॉनमी ग्रो में हमारी मदद करें। मेन है कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा सी, ठीक है। आपका आपके एम्प्लॉयर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर का गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो दैट इज़, ठीक है, कि रिलेशनशिप कैसा है आपका आपके फील्ड में, ठीक है। दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं और हर कोई पर्सपेक्टिव यूनिक इंसाइट्स हमें ऑफर करता है, यूनिक डायनामिक्स हमें बताता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि सबसे पहला पर्सपेक्टिव है यूनिलेटरल पर्सपेक्टिव। ये जो यूनिलेटरल पर्सपेक्टिव है, ये अथॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर जिसने हमें जॉब दी होती है, एम्प्लॉयर उसकी क्या अथॉरिटी है उसके ऊपर फोकस करता है। एम्प्लॉयर हैव द सोलो डिसीजन मेकिंग पावर। एम्प्लॉयर्स के पास ये पावर होती है कि वो खुद सोलो डिसीजंस ले सकते हैं रिगार्डिंग वर्क प्लेस की क्या पॉलिसीज़ होंगी। उसके बाद एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करती हैं इन डिसीजन मेकिंग इज़ मिनिमल और नॉन एग्जिस्टेंट हो। एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ का मतलब डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करवाते हैं। ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, ऑफर करते हैं, ऑफ्टन डिस्करेज किया जाता है उनको, यानी कि उनको बार्गेन, जैसे ट्रेड यूनियन आप लोगों को पता है कौन होते हैं, जो जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में होते हैं, यूनियन लेबर होती है। एक लेबर का लीडर नहीं होता, ट्रेड यूनियन उसको बोलते हैं, लेबर का जो लीडर होता है, ठीक है। उनकी लेबर का जो लीडर होता है उनके साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, उनको डिस्करेजेस ऑफ्टन की जाती हैं। मेन गोल होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और एफिशिएंसी कंपनी की इंक्रीज हो। तो यूनिलेटरल पर्सपेक्टिव मेन फोकस करता है कि जो अथॉरिटी है ना, वो एम्प्लॉयर के पास ही रहे, वो आगे शिफ्ट ना हो, बट थोड़ी बहुत मदद, थोड़ी बहुत सजेशन एम्प्लॉयज़ की भी ली जाती है। ये पर्सपेक्टिव लीड करता है कि हमने क्विक डिसीजन लेना है, क्योंकि जब सारी पावर एम्प्लॉयर के हाथ में रहेगी तो फटाफट डिसीजन लिए जाएंगे, जिसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा एम्प्लॉयज़ में कि इससे पूछ लिया, मुझसे नहीं पूछा, इसकी सलाह मान ली, मेरी नहीं मानी, मैंने भी सजेशन दिया था, मेरा सजेशन अप्रूव ना करके इसका कर दिया, ठीक है। तो कोई भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर उनके कंसर्न को ओवरलुक किया जाएगा बेसिकली। तो यूनिलेटरल पर्सपेक्टिव है, अथॉरिटी एम्प्लॉयर के पास रहेगी। इस पर्सपेक्टिव में हम इस पे फोकस करेंगे कि जो पावर्स हैं वो एम्प्लॉयर अपने पास ही रख रहे हैं, वो किसी को शिफ्ट नहीं कर रहा। उसके बाद क्या है, सेकंड, प्लूरलिस्ट
पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वर्क प्लेस का सिस्टम है, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, यूनियन। तो इसमें क्या फीचर्स आते हैं, इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या पोटेंशियल है, लड़ाई झगड़े कितने हो रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। एज अ नेचुरल इनकरेज करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग को, ताकि जो लड़ाई झगड़े हैं वो जल्दी सोल्व हो जाएं। ट्रेड यूनियन सर्व करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर एम्प्लॉयज़। ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो नेगोशिएट कर पाएँ फेयर टर्म्स मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ये क्या करती है, प्लूरिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि प्लूरल हमने रहना है, ठीक है। तो ये हमें बैलेंस बताती है कि दोनों पार्टीज़ की नीड्स को समझना, उनको एड्रेस करना और उनको जो भी उनके अकॉर्डिंग चलने के लिए हार्मोनियस वर्क प्लेस प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना, प्लूरल रह के चलना, दोनों को बराबर रखना, इक्वल रखना, क्योंकि दोनों के अपने अपने डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, हर बंदा का अपना देखने का नज़रिया होगा, ठीक है। तो ये प्लूरल रख के चलना है, इक्वल रख के चलना है, दैट इज सेकेंड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। गाइस देखिए, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या देखता है कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है थ्रू द लेंस ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। इस व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो एम्प्लॉयर्स का एम होता है कि उन्होंने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, चाहे वर्कर्स के मतलब एक्सपेंसेस को ना दिया जाए, ऑफ्टन एक्सपेंसेस वर्कर्स के यूज़ किए जाएं। दिस इज़ एन इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। ट्रेड यूनियन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्कर्स की तरफ से फाइट करने के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनकी रेसिस्टिंग के लिए, उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे नेसेसरी होते हैं, जो भी ये इनइक्वालिटी है इसको एड्रेस करने के लिए और वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये हाईलाइट करता है कि जो पावर इम्बैलेंस है, कि आप प्रॉफिट तो बढ़ा रहे हो पर वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तो ये फोकस करता है हैविली कन्फ्लिक्ट के ऊपर रादर देन कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे मेन जो है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बारे में सोच रहे हो, वर्कर्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा। ट्रेड यूनियन यहाँ पे आपके लिए फाइट करेगा, आपके राइट्स को बचाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा पर्सपेक्टिव है। फोर्थ पर्सपेक्टिव है सिस्टम पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव में हम इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, जोहन डनलूप ने। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को एज अ सब सिस्टम देखते हैं, जिसमें सोसाइटी के कुछ की फैक्टर्स इंक्लूड हैं, लाइक एम्प्लॉयर्स जो कि मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ जो कि ट्रेड यूनियन है, और गवर्नमेंट। दीज एक्टर, ये जो सिस्टम पर्सपेक्टिव के तीन जने हैं, मेन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट, ये एक साथ मिलकर काम करेंगे, वर्क टुगेदर टू क्रिएट रूल एंड सिस्टम, जो कि एक वर्क प्लेस में हार्मनी को मेंटेन करेंगे। इनका फोकस होगा कि कॉपरेट करना और स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब तक ये तीनों साथ हैं तो कंपनी मजबूत है। जब इन तीनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, तब सिस्टम हिलेगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इन तीनों के अच्छी बॉन्डिंग से ही चल सकता है। फिफ्थ वन इज ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज करता है साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट क्या है वर्क पे। इसमें आपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ, फोस्टर करना है कि ओपन कम्युनिकेशन हो, ट्रस्ट बिल्ड हो, एड्रेस करना है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इमोशनल और उनकी सोशल नीड्स को पूरा किया जाए, उनको सेटिस्फाई किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी की जाए। इनकरेज किया जाए मैनेजमेंट और टीम वर्क को कि भाई आप पार्टिसिपेट करो ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट और टीम वर्क में। तो ये अप्रोच हेल्प करेगी एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए, जिसमें आप एम्प्लॉयज़ की भी वैल्यू कर रहे हो, ह्यूमन रिलेशन को देख रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कुछ 5 पर्सपेक्टिव हमने देखे। अब आप क्या सिग्निफिकेंस आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के अगर आप बनाते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में मेजर एम्प्लॉयर्स जो प्रोवाइड करते हैं स्टेबल जॉब्स मिलियन ऑफ पीपल्स को, तो ये हेल्प करती हैं जो बेरोज़गारी है उसको कम करने में, नई नई नौकरियां क्रिएट करती है, वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है जब आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होता है, फेयर ट्रीटमेंट मिलती है, सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है। वेलफेयर यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट वेलफेयर का, पब्लिक वेलफेयर का क्या प्रॉफिट है, फोकस करते हैं कि उनको एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर। सोशल वेलफेयर में आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट यूज़ करती है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी लेबर के कानून हैं, जो भी मतलब रूल्स के साथ कंप्लाई करना है, प्रोटेक्ट करना है वर्कर्स के राइट्स को, तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से बनाती है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, उसको प्रमोट करते हैं। रोल मॉडल कौन है, बाय अपहोल्डिंग एथिकल प्रैक्टिसेस और प्रायोरिटाइज करना कि एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर हो। तो पब्लिक सेक्टर यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भाई देखो और फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि रोल मॉडल बनेंगे ये लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर ये पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम करेंगे। तो यहीं पे एक कंक्लूजन है। और क्वेश्चन में ना आपको मैंने बताया था जो पर्सपेक्टिव हमने देखे यूनिलेटरल और एक दूसरा था, उनके बारे में
अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अलग से भी आपको आ सकता है यूनिलेटरल और उसके पॉइंट्स। पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, 5 पर्सपेक्टिव हैं, पांचों में से कोई भी पूछ सकते हैं। हमें जो लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट दिखे उनके ऊपर यहाँ पे हमने अलग से लिखा है। तो यूनिलेटरल पर्सपेक्टिव में क्या है कि सब कुछ एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होगा। इस व्यू से अगर देखें, जो एम्प्लॉयर है उसके पास सारी पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है बिना वर्कर से कंसल्ट किए हुए। ठीक है, तो की फीचर क्या है, पावर जो है वो एम्प्लॉयर के पास होती हैं। वन वे कम्युनिकेशन है कि एम्प्लॉयर खुद मतलब बता देगा कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कुछ उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और एफिशिएंसी भी होती है क्योंकि सारा कंट्रोल एम्प्लॉयर के हाथ में है। सो व्हाई डू एम्प्लॉयर्स लाइक दिस अप्रोच? क्यों मोस्टली एम्प्लॉयर्स इस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से क्विक डिसीजन हो सकता है, आपको कोई मीटिंग बिठाने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी होती है एम्प्लॉयर्स के पास। मतलब उनको किसी के साथ डील नहीं करना पड़ता कि लोगों के, क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे एक डिसीजन को लेने में इन्वॉल्व होंगे, हर बंदे का अपना नज़रिया, अपना ओपिनियन होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को किसी के साथ डील नहीं करना पड़ता, उसको खुद ही सोचना है, रूल बनाना है और अप्लाई कर देना है। और इसमें आपका कंट्रोल होता है कोस्ट के ऊपर। अब देख सकते हो वेजेस कंडीशन, ठीक है, कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप कोस्ट को कम कर सकते हो। अब यहाँ पे वर्कर्स के लिए डाउन साइड क्या है कि वर्कर्स अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, लैक ऑफ वॉइस। वो अपने खुद से बोल नहीं सकते कि अगर वो किसी चीज़ से डिससेटिस्फाई है तो वो बोल नहीं सकते, उनको एम्प्लॉयर की बात को मानना पड़ेगा। सेकंड, उनका मोरल कम होगा कि उनको लगेगा कि उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया डिसीजन लेने में, उनको अनइम्पॉर्टेंट फील करवाया गया, वो अनमोटिवेटेड रहेंगे और काम मतलब प्रोडक्टिविटी तो कम होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दी गई है जहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है बिना वर्किंग मतलब मेकिंग डिसीजन अबाउट कि वर्किंग आवर्स कितने होंगे, कितना पेमेंट होगा, क्या जॉब रोल होगा, बिना एम्प्लॉयज़ के ओपिनियन को जाने हुए। दैट इज़ यूनिलेटरल अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आपको यूनिलेटरल के बारे में इतना पता है कि आप लिख सकते हो। अब आते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। ये बेस्ड होता है कार्ल मार्क्स के आइडिया के ऊपर, जिसमें एक फिलोसोफर थे जो बिलीव करते थे कि कैपिटलिज्म लीड्स टू अ स्ट्रगल बिटवीन मेन टू ग्रुप्स। जो मेन 2 ग्रुप्स है ना, उनके बीच में जो स्ट्रगल होता है उसके बारे में ये पॉइंट हमें बताता है। ठीक है, द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर, इनके बीच में जो कैपिटलिस्ट और प्लूरल जो होता है, इनमें जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको ये प्रेजेंट करता है पॉइंट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन डीपली इनसे असर होगा अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, मतलब सुलह नहीं होगी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा असर डलने वाला है उस पर। ठीक है, तो क्योंकि क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, मैक्स बिलीव करते हैं कि अगर ऑनगोइंग फाइट होगी बिटवीन द वर्कर और द एम्प्लॉयर, ठीक है, तो वर्कर्स को प्रॉपरली पेमेंट नहीं मिलेगी उनके काम की। इंस्टीड वर्कर्स को मतलब उनको पोर्शन को भी यूज़ किया जाएगा, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और कैपिटलाइजेशन जो पे की जाएगी वर्कर्स को वो कम होगी, लेबर की प्राइस कम होगी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं दे जाएंगे, तो इन इक्वालिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि अगर उनका रिलेशन अच्छा नहीं होता एम्प्लॉयर और वर्कर का, तो भाई ये हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमारी कंपनी खराब होने वाली है। एलिगनेशन होता है, मार्क्स बिलीव करते हैं कि जो वर्कर्स हैं अगर उनको ऐसा फील हुआ डिसकनेक्टेड कि वो अपने काम से कनेक्टेड नहीं है, या उनको एज अ टूल माना जा रहा है कि ये तो मशीनें हैं, इनसे सिर्फ काम करवाओ, प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, उन वर्कर्स को पावरलेस, लाइक उनको मतलब मशीन की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो भी वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। और कई बार मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो अनफेयर है और इसको हमें फिक्स करना चाहिए। वर्कर्स को भी यूनाइट करना चाहिए, उनको कंट्रोल देना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ। वर्कर्स हमारे सिर्फ कैपिटलिस्ट नहीं है जो सिर्फ हमें मुनाफा कमा के देते रहें, वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पे नीड की ज़रूरत है, नीड फॉर चेंज। अब यूनियन, रोल ऑफ यूनियंस इन मार्क्सिस्ट व्यू, यूनियन का क्या रोल है? यूनियन यहाँ पे वर्कर्स के लिए लड़ता है, उनके राइट्स के लिए फाइट करता है। यूनियन आर सीन एज टूल फॉर वर्कर्स, जो कि उनकी बेटर वेजेस, बेटर कंडीशन के लिए फाइट करता है, उनको जो भी नाइंसाफ़ी हो रही होती है उसके लिए लड़ता है। तो यहाँ पे रोल क्या बनता है यूनियन का? मार्क्सिस्ट व्यू में यूनियन क्या करता है? वो वर्कर्स के लिए लड़ाई करता है, फाइट करता है, उनको बेटर वेजेस दिलाने के लिए काम करता है, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन, उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हो रही होती है, ट्रेड यूनियन उसके लिए लड़ाई करता है, फाइट करता है। तो मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं कि जो यूनियंस हैं वो लिमिटेड हैं, बिकॉज उनको ऑपरेट करना मतलब स्टिल ऑपरेट विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, क्योंकि उनको स्टिल ऑपरेट किया जाता है। फॉर रियल चेंज मार्क्सिस्ट क्या बताते हैं कि जो रेवोल्यूशन है उसकी ज़रूरत है कि कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर देना चाहिए विद द सिस्टम जहाँ पे वर्कर्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाए, उनको भी इंसान समझा जाए, उनको साथ भी ह्यूमन रिलेशन बिल्ड किया जाए। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड की एक और एग्जांपल दी गई है। तो गाइस देखो, अब ये दो जो हमने देखे पर्सपेक्टिव, ये दो ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और मुझे लगता है इसके ऊपर मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। बाकी जो भी इस क्वेश्चन में है ये डिफरेंस लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड करेंगे, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगी। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रॉपर ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन किया जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको इसके अंदर एक्सप्लेन अलग से भी करना पड़ता है तो यू कैन राइट द आंसर। आपके पास इतना मटेरियल है
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेड यूनियन क्या होता है, उसकी वेरियस थ्योरीज क्या है, ट्रेस आउट करना है एवेल्युएशन ग्रोथ और एक्टिविटीज़ को इन ट्रेड यूनियन इन इंडिया, और कैसे ट्रेड यूनियन मदद करता है वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, ट्रेड यूनियन कौन होता है, जो वर्कर्स के हक के लिए लड़ाई करता है, उनको फेयर वेजेस, अच्छी वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटीज़, हेल्थ बेनिफिट्स, लीव प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। तो ट्रेड यूनियन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन मेड अप फॉर वर्कर्स, जो टुगेदर ज्वाइन करते हैं और मतलब एक साथ मिल के आते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं वर्कर्स के राइट्स को। ठीक है, वर्कर्स जब ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, वो मतलब मिल के उनकी एक ही आवाज़ होती है, वो बंदा जो ट्रेड यूनियन होता है, और नेगोशिएट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को अच्छा पे करो, अच्छी कंडीशन दो, जो कि वर्कर्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलाने में मदद करता है वर्क प्लेस पे, और इंश्योर करता है कि उनकी नीड्स को पूरा किया जाए। यूनियंस हेल्प करते हैं वर्कर्स को कि उनको अनफेयर ट्रीटमेंट ना मिले, उनको सपोर्ट करते हैं, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा हो तो वो वर्कर्स की सपोर्ट रहते हैं, वर्कर्स की तरफ से बोलते हैं। तो ट्रेड यूनियन, आई होप आपको क्लियर है, मतलब वर्कर्स का एक लीडर होता है जिसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। अब इसके ऊपर वेरियस थ्योरीज हैं ट्रेड यूनियन की भी, अगेन मार्क्सिस्ट थ्योरी, हमने इसके बारे में ऊपर भी पढ़ा है, तो मिलता जुलता पर्सपेक्टिव है। ट्रेड यूनियन इंपॉर्टेंट है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी किस आइडिया पे बेस्ड है, कार्ल मार्क्स के। मार्क्स बिलीव करते हैं कि देयर इज हमेशा जो वर्कर और उसके एम्प्लॉयर के बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। वो सोचते हैं कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि वो मोर वैल्यू क्रिएट करते हैं, पर उनको उतना पे नहीं किया जाता। सो इन दिस थ्योरी ट्रेड यूनियन को वर्कर्स का मसीहा माना जाता है कि वो उनके लिए फाइट करता है अनफेयर सिस्टम के अगेंस्ट में। तो यूनियन का यहाँ पे क्या रोल है, उसको एक वर्कर्स का यूनाइट मेंबर माना जाता है, जो कि बेटर वेजेस की डिमांड करता है, फाइट करता है उनके बेटर सिस्टम के लिए, अच्छा उनको मतलब रहने अच्छी उनको कंडीशन प्रोवाइड की जाए, कंट्रोल होता है उसका उनके ऊपर। फर्स्ट थ्योरी आई थिंक आपको क्लियर है। सेकंड, वेब थ्योरी, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय बैक्ट्रिक एंड सिडनी वेब। वो बिलीव करते हैं कि ट्रेड यूनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेगोशिएट करने में, कि बेटर कंडीशंस वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाएँ, उसके लिए नेगोशिएट करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड यूनियन है वो वर्कर्स को हेल्प करता है कि वो सब मिलके एक ही मतलब चीज़ पे बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि जब सब वर्कर्स मिलके जैसे कि धरना लगा रहे हैं, मिलके कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका फिर मैनेजमेंट पे बहुत तगड़ा असर पड़ता है जब सभी वर्कर्स अपना काम रोक देते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं कि उनको अच्छा पे मिले, अच्छे वर्किंग आवर्स मिले, सेफर कंडीशंस मिले। तो यूनियन का यहाँ पे क्या रोल है, मेन जॉब यूनियन का इस थ्योरी में क्या है कि वो वर्कर्स की मदद करते हैं कि कैसे वो अपनी कंडीशन को सुधार सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, बिना वायलेंस के, कैसे एक साथ काम करते हुए यूनियंस नेगोशिएट करते हैं बेटर डील्स के लिए एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये सब ये थ्योरी बताती है। थर्ड थ्योरी क्या है, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। ये थ्योरी का की आइडिया क्या है, ये थ्योरी देखती है कि ट्रेड यूनियन एज परमानेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एक सोसाइटी का है। इस थ्योरी के अंदर जो यूनियंस हैं वो मदद करती हैं बैलेंस करने में, कि जो वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में पावर्स हैं उसको बैलेंस करके रखती है यूनियन। ये प्रोवाइड करती है आपको एक स्ट्रक्चर कि काम कैसे करना है वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो यूनियन का यहाँ पे रोल क्या है, यूनियन नेसेसरी है वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और शांति का माहौल बनाए रखने के लिए, वरना एम्प्लॉयज़ और मैनेजर लड़ते ही रह जाएंगे। तो यूनियन बहुत ज़रूरी है, वो इंश्योर करती है कि लेबर लॉज को फॉलो किया जाए। फोर्थ थ्योरी, सिंडिकलिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी का मेन फोकस क्या है, डायरेक्ट एक्शन बाय वर्कर्स। ये थ्योरी किस पे फोकस करती है, ये थ्योरी देखती है कि बिलीव करती है कि हमें पॉलिटिशियंस पे रिलाई नहीं करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन पॉलिटिशियंस और एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स को खुद स्ट्राइक करनी चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए और अदर एक्शंस लेने चाहिए अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए, बेटर कंडीशंस के लिए। यूनियन अंडर दिस थ्योरी फोकस करती है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट, उनको फोर्स करना है कि वर्कर्स को अच्छी कंडीशन, अच्छे वेजेस, अच्छे राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, यानी कि धरने शरने लगेंगे इस थ्योरी में, ठीक है। फिफ्थ वन, बिजनेस यूनिज्म थ्योरी। ये थ्योरी का आइडिया क्या है कि ये देखती है कि ट्रेड यूनियन उसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसको देखती है। यूनियन इस थ्योरी में फोकस करती हैं इंप्रूव करने में जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वर्कर्स की, लाइक गेटिंग देम हायर वेजेस, बेटर जॉब सिक्योरिटी, बेटर बेनिफिट्स। तो यहाँ पे यूनियन का क्या रोल है, यूनियन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है मेंबर्स को, लाइक नेगोशिएट करती है उनके हायर पेस के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए, पर इसका नेसेसरी नहीं है कि चेंज द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करना, सिर्फ कुछ कंडीशंस के लिए यहाँ पे फाइट करती है। तो इवैल्यूएशन एंड ग्रोथ क्या हुई ट्रेड यूनियन इन इंडिया में, यहाँ पे ना जो ट्रेड यूनियन है, क्योंकि ये 1900 से शायद ईयर से चल रहा है, तो
तब से यहाँ पे बताया, आप चाहें तो 1947 से बाद वाला भी बता सकते हैं, ठीक है। अर्ली पीरियड था 1900, यहाँ पे अर्ली प्रोटेस्ट हुए थे 1800 में, वर्कर्स इंडस्ट्रियल लाइक टेक्सटाइल, रेलवे, माइंस, यहाँ पे बहुत लंबे मतलब प्रोटेस्ट वगैरह धरने हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1900 से 1947 में, 20th सेंचुरी से पहले, ठीक है, वर्कर्स को रियलाइज़ हुआ कि मिल के काम करने की ज़रूरत है, नीड टू यूनाइट, और एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाने की ज़रूरत है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ट्रेड यूनियन 1918 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। इसी वजह से 1900 से स्टार्ट किया, क्योंकि 1918 में पहला ट्रेड यूनियन आया था, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया गया, स्पेशली इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, रेलवे, यहाँ पे बेटर डिमांड की गई वेजेस की वर्कर्स की, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम हुई, उनको रोल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट आई, फिर मेजर यूनियंस आई। तो ये कुछ पहले की बातें हैं अगर आप इनको लिखना चाहते हैं। उसके बाद आती है, मोस्टली बच्चे जो लिखते हैं 1947 से करते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप 1900 से 1947 वाला पॉइंट ज़रूर करें, ठीक है। थोड़ा सा ना मतलब उसमें फिर आपके ट्रेड यूनियन वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट जान डाल देगा जब आप महात्मा गांधी, नेहरू जी की बात करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जान आ जाएगी अगर आप इन पॉइंट्स के बारे में लिखोगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको थोड़ी नॉलेज है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन 1918 में इस्टेब्लिश हुआ था, सबसे मेन पॉइंट याद रखने वाला, ठीक है। 1947 से 1980 में, आफ्टर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, ट्रेड यूनियन को एक और स्ट्रेंथ मिली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल आया कंट्री की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेबर के कानून, रिफॉर्म्स बने, इंडियन गवर्नमेंट ने पास किए इंपॉर्टेंट कानून लाइक फैक्ट्री एक्ट 1948 या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948। इसने इम्प्रूव किए वर्कर्स के राइट्स को, उनके कंडीशंस को। इस कानून की वजह से वर्कर्स को राइट्स को बचाया गया, उनको मतलब उनकी जो भी दिक्कतें थी उसको सॉल्व किया गया, यूनियन ग्रोथ हुई, पॉलिटिकल कनेक्शन और अच्छे हुए। उसके बाद 1990 से 2000 तक क्या चैलेंजेस आए? 1990 से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ, आपको पता है। तो गप्पे आपके पास बहुत हैं अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ठीक है। जब न्यू पॉलिसीज आई थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया था, है ना। तो न्यू वर्कफोर्स हुई थी, चेंज हुआ था, चैलेंजेस आए थे, ग्लोबलाइज हुई थी हमारी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट्स 2000 में, 21st सेंचुरी में क्या आई, हमने मतलब यहाँ पे क्या देखा, ट्रेड यूनियन इंडिया में देखा कि कैसे न्यू इशू से डील किया जा सकता है, ठीक है। बट वर्कर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, कैसे इकोनॉमी बढ़ी, कैसे अबर ड्राइवर्स, फ्रीलांसर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बढ़े, न्यू चैलेंजेस आए यूनियंस के लिए, ठीक है। डिक्लाइन हुई मेंबरशिप। तो ये बहुत सारी चीज़ें 21st सेंचुरी में ट्रेड यूनियन में आई। तो कैसे ट्रेड यूनियन वर्कर्स के इंटरेस्ट को इस सेंचुरी में मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग करके, अगेन वही है, वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करके, उनकी अच्छी पे, अच्छी कंडीशंस के लिए फाइट करके, उनको लीगली सपोर्ट करके, उनको पॉलिटिकली एडवोकेट यानी कि वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करना कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज हैं जो वर्कर्स को अफेक्ट करेंगी, पॉलिटिकल देखना, ठीक है। तो उसके लिए वो कैंपेन, बेटर लेबर लॉज, हायर मिनिमम वेजेस, इन चीज़ों के लिए भी फाइट कर सकती है। सपोर्टिंग वर्कर्स को सपोर्ट करना ड्यूरिंग, जैसे स्ट्राइक होगी, प्रोटेस्ट होगी, तो उसमें ट्रेड यूनियन उनको सपोर्ट करेगा, उनकी वर्कर्स की वेलफेयर को प्रमोट करेगा। और यहीं पे ट्रेड यूनियन के क्वेश्चन की समाप्ति हो जाएगी। ट्रेड यूनियन में ना क्वेश्चन में बेसिकली वो बातें हैं जो शायद आपने कुछ पहले सब्जेक्ट्स में भी किया है, आई डोंट नो आपको कौन सा सब्जेक्ट में मैंने करवाई हैं। अगर आपको मेन जो है उसका पास्ट बताना है, 1918 में ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश हुआ। जो मेन बातें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसी के बेस पे आपकी गप्पे चलेंगी। 1918 में ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई। फिर 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बहुत से कानूनों को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, जैसे कि इंडियन डिस्प्यूट्स एक्ट को लाया गया, ठीक है, कानून बनाए गए, मतलब लेबर लॉ लाए गए मेन, ठीक है। उसके बाद 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया। 2000 सेंचुरी में नई मतलब चीज़ें आई, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, नए नए तरीक़ों से लोग काम करने लगे, फ्रीलांसिंग वगैरह करने लगे, ठीक है। फिर उसके लिए फाइट्स हुई। तो ये जो एक पूरी हिस्ट्री है ना उसकी, ये आपको ट्रेड यूनियन की बतानी है। उसके पहले मैंने आपको ट्रेड यूनियन की थ्योरीज भी ऊपर कराई। तो क्वेश्चन की लेंथ आपके पास बहुत है, पर हो सकता है अभी तक आपको लगा समझ नहीं आया, बट अभी मैंने जब आपको मेन पॉइंट्स नोट करवाए तो शायद आपको याद आया हो कि हमने ऊपर क्या पढ़ा है। यूनिट 2 की बात करते हैं कि यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर, कौन से चैलेंजेस आते हैं अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग यूनियन मैनेजमेंट का रिलेशन बनाना है, कैसे ये रिलेशन पीसफुली हम मेंटेन कर सकते हैं। यूनियन और मैनेजमेंट का रिलेशन, यूनियन मैनेजमेंट का रिलेशन, ये वो रिलेशन मतलब ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशनशिप को बोलते हैं। ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच का एक अच्छा रिलेशन जो एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्यों ये रिलेशन ज़रूरी है? क्योंकि जो भी इश्यूज आएंगे वर्कर्स के लिए, ये वेजेस, वर्किंग कंडीशन, वो सब अगर ये दोनों की सुलह है ना, जो ट्रेड यूनियन है और जो मैनेजर है, अगर इनकी सुलह है आपस में, तो सारे मसले सुलझ जाएंगे। एक गुड यूनियन
यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन मदद करेगा कंपनी के ऑपरेशन को स्मूथली चलने में। पुअर रिलेशनशिप होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, डिसरप्शन होगी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यूनियन मैनेजमेंट का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। तो कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा कि अगर आपको यूनियन मैनेजमेंट का रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो क्या फैक्टर्स को आप ध्यान में रखोगे? आप उनके कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे, ओपन कम्युनिकेशन करोगे, कोई भी मतलब फ्रॉड नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, झूठे दिलासे नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, हर किसी के काम की इज्जत की जाएगी, सबको म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी जाएगी, प्रोफेशनलिज्म होगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी तरह का आपका काम है, अगर मतलब आप यूनियन हो, आप लेबर हो, तो आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। और यही चीज़ अगर मैनेजमेंट फॉलो करेगी और वर्कर्स मैनेजमेंट का ध्यान रखें, मैनेजमेंट वर्कर का ध्यान रखें, तो कभी भी उनमें झगड़े नहीं होंगे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग नेगोशिएट करना ईजी रहेगा। अगर हमें कुछ भी हमारी डिमांड्स है, हम अपनी मैनेजमेंट के सामने प्यार से रख पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मैनेजमेंट सपोर्टिव है, हमें कोई भी मतलब धरने शरने कह सकते हैं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेयरली हम लोग बार्गेन कर पाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, वर्कर्स एड्रेसिंग वर्कर्स के कंसर्न को एड्रेस कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, उनके जो भी मतलब उनको लगता है कि ये चीज़ें कंप्लेंट्स हैं हमारी, तो इनको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर देख पाएंगे। जो लेबर लॉ के कानून हैं, वर्कर्स के लिए जो कानून बनाए गए थे लेबर लॉ, उनके साथ हम चल पाएंगे, उनको फॉलो कर पाएंगे, कंप्लाई कर पाएंगे। अब ये तो हो गया कि कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं लेबर मैनेजमेंट के रिलेशनशिप को। चैलेंजेस क्या आते हैं इन दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? इनके रिलेशनशिप को डिफरेंट गोल्स होते हैं। वर्कर अपने बारे में सोचेगा, मैनेजमेंट प्रॉफिट के बारे में सोचेगी। तो पहला चैलेंज कि कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो सकता है। डिफरेंट गोल है तो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, हर किसी का अपना अलग फोकस होगा। तो यहाँ पे ये बैलेंस बना के चलना, कहने को तो बहुत आसान है कि एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्ड करो, एक दूसरे की सारी बातें सुनो, मैनेज करो, पर ये थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, डिफरेंट गोल है। तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है इंटरेस्ट का, लैक ऑफ ट्रस्ट, हिस्टोरिकल टेंशन है ये तो, ठीक है, पुराने कन्फ्लिक्ट, ब्रोकन प्रोमिसेस, कहीं ना कहीं लेबर है जो यूनियन है और मैनेजमेंट के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। क्योंकि पहले क्या होता था, वादे तो कर देते थे, निभाते नहीं थे। तो पुरानी किसी बातों से, पास्ट कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ट्रस्ट नहीं हो पाता, उसकी कमी रह जाती है, पुअर कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, एंड यूनियंस में भी इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सटर्नल ग्रुप्स, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कर देती है मैनेजमेंट के और वर्कर के रिलेशन को। चेंजेस को एक्सेप्ट करने में कई बार मैनेजमेंट मना कर देती है, कई बार वर्कर्स मना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आते हैं, कैसे आप इन चैलेंजेस को मेंटेन कर सकते हो, पीसफुली उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बना सकते हो। भाई पहले तो आप अच्छे से खुल के बात करो, खुल के सच्ची बात करेंगे जो है। अगर आप जो चीज़ वर्कर को प्रोवाइड कर सकते हो उसी का प्रॉमिस करो, झूठे वादे नहीं करने हैं। ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखो, हर किसी के रोल की, हर किसी के नज़रिए की, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करो, मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट करो, मैनेजमेंट वर्कर्स की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। रेगुलर मीटिंग्स बैठाओ कि क्या वर्कर्स चाहते हैं, क्या मैनेजमेंट हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें, वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरें। फोकस करो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे, ना कि उनको बढ़ाने पे, ठीक है। फेयर नेगोशिएट करो, ये ऐसे भी अननेसेसरी नेगोशिएशन ना करो कि हमें लाख रुपये महीने की सैलरी चाहिए। फेयर नेगोशिएट करो, जितना जायज़ है उतने पैसे मांगो, उतने के लिए नेगोशिएशन करो, ठीक है। अवॉइड करो थ्रेट और इंटिमिडेशन को, ठीक है, कोई भी थ्रेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, अग्रेसिव टेक्टिक्स का आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर पॉलिसीज और एग्रीमेंट होनी चाहिए। ट्रेनिंग दो लीडर्स को, उनके इश्यूज़ को क्विकली एड्रेस करो, हैंडल करो, सॉल्व करो, जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं। ट्रस्ट बिल्ड करो उनके साथ, ओवर टाइम धीरे धीरे करते करते ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करो कि वो आप पे भरोसा करें। कोऑपरेशन को इनकरेज करो कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के भाईचारे वाला माहौल हो हमारी कंपनी में, ठीक है। और मेडिटेशन की यूज़ करो अगर ज़रूरत पड़े, और अगर आप कुछ भी सक्सेस पा रहे हो तो उसको सेलिब्रेट करो। ये नहीं है कि कंपनी को इतना बड़ा करोड़ों का बिजनेस मिला और कंपनी ऐसे ही सारी है, भाई चलो अगले दिन के लिए काम करो, नहीं, सक्सेस को सेलिब्रेट करो। माहौल, अब तो देखो हर कंपनीज में कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं कि वर्कर्स काम के टाइम बोर ना हो। तो फिर अगर आप सक्सेस पा रहे हो तो उस पर पार्टी देना तो बनता है ना यार, है ना। तो सेलिब्रेट करो। तो यहीं पे आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर दोगे। क्वेश्चंस में देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है कि आप गप्पे मार सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट और यूनियन का क्या रिलेशनशिप है, कैसे आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप को। तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आपके पास गप्पे नहीं है मारने को, ठीक है। अब आपको कुछ प्रोविजंस बतानी है डिटेल में। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए 1926 में
एक एक्ट आया था उसकी प्रोविजंस बतानी है और डीयूनिटाइजेशन की स्ट्रेटजीज बतानी है यूनियनाइजेशन की। अब पहली प्रोविजंस इसकी आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेड यूनियन का आपको मीनिंग पता, आप लिख के उसके बाद इसकी सीधा प्रोविजन स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहली प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 3 के अंडर आता है, फर्स्ट स्टेप था ट्रेड यूनियन का कि लीगली उनको रिकॉग्नाइज किया जाए कि यूनियन भी कोई चीज़ होती है। तो लीगल रजिस्ट्रेशन इज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या था कि जो यूनियन है वो ऑफिशियली अपने आप को गवर्नमेंट की लीगल एंटिटी के अंदर रिकॉग्नाइज पाएगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था कि इंश्योर करना कि यूनियन कैरी आउट कर सकती है उसकी एक्टिविटीज़ को, रिप्रेजेंट कर सकती है वर्कर्स के लीगल मैटर को। तो अगर कोई भी बंदा ट्रेड यूनियन बनता था तो उसको खुद को रजिस्टर करना पड़ता था ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत, तो ताकि गवर्नमेंट उसको लीगली एज अ ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज कर पाए। ऐसे ही कोई भी वर्कर उठ के ट्रेड यूनियन नहीं बन जाता है, उसको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर ट्रेड यूनियन को कुछ कंडीशंस का फॉलो करना पड़ेगा। मिनिमम मेंबरशिप, ठीक है, 7 मेंबर्स, द यूनियन के पास एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो यूनियन मस्ट अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने होंगे, यूनियन का नेम क्या है, एड्रेस ऑफ द यूनियन, रूल और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और नेम क्या होगा उनके ऑफिशियल बैरियर्स का। उसके बाद कुछ रजिस्ट्रेशन की फीस होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड में जाएगी कुछ कंडीशंस होंगी जो फुलफिल होनी चाहिए, तो यूनियन आपको रजिस्टर कर देगा और आपको एज अ गवर्नमेंट लीगल एंटिटी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन यूनियन को लीगल राइट्स देगी कि आप आपके मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हो। फिर आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय एम्प्लॉयर्स आफ्टर अ ट्रेड यूनियन। जैसे ही आप एज अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाओगे, इट कैन सीक रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, तो आपको एम्प्लॉयर्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन बाय एम्प्लॉयर्स, रिकॉग्नाइजेशन बाय एम्प्लॉयर इज अ डिफरेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन से अलग है कि आपको आपका एम्प्लॉयर भी एज अ ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये ट्रेड यूनियन है। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स दैट एम्प्लॉयर ऑफिशियली एक्नॉलेज करेगा, यूनियन से मिलवाएगा कि दैट पर्सन योर रिप्रेजेंटेटिव, इसके थ्रू आप आपकी कोई भी कंप्लेंट मुझ तक पहुंचाओगे, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको आपकी वर्कर्स की टीम के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, आपके पास ये अथॉरिटी होगी कि आप वर्कर्स के बिहाफ पे नेगोशिएट कर पाएंगे, वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लाइक उनके वेजेस, उनकी वर्किंग कंडीशन आप बता पाओगे। तो कैसे रिकॉग्नाइजेशन ग्रांट की जाती है, हाउ इज रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड, क्या है वॉलंटरली रिकॉग्नाइजेशन। जो एम्प्लॉयर है पहले तो वो खुद चूज कर सकता है, एम्प्लॉयर मे चूज टू रिकॉग्नाइज कि किसको रिकॉग्नाइज करना है एज अ यूनियन वॉलंटरली। अगर वो एग्री करता है कि जो भी बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जो पर्सपेक्टिव है मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स के साथ मिलता है, उनको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर चूज कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन मेजोरिटी मेंबरशिप, कि जिसके पास मेजोरिटी परसेंटेज ऑफ वोट्स होंगी, मेजोरिटी वर्कर्स जिसको सिलेक्ट करेंगे वो उनको रिकॉग्नाइज कर देगा कि हाँ ये आपका लीडर है। थर्ड वन इज एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि जो भी बंदा रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो रिफ्यूज कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये यूनियन जो है ये वर्कर्स मेजोरिटी ऑफ वर्क फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि वो उसको रिफ्यूज भी कर सकता है एज ए यूनियन मेंबर। ठीक है, उसके बाद राइट्स टू रजिस्टर्ड यूनियन, वंस जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाएगा ट्रेड यूनियन बहुत सारे लीगल राइट्स का इंजॉय कर पाएगा। उसके पास कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट होगा, लीगल प्रोटेक्शन का राइट होगा और ऑफिस बैरियर्स को प्रोटेक्ट करने का भी राइट होगा। उसके बाद वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड जो है वो कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, कितने लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं, डिटेल अबाउट द यूनियन फंड्स क्या है, मिनट्स ऑफ यूनियन मीटिंग एंड डिसीजन। तो ये रिकॉर्ड इंश्योर रखेगा कि जो यूनियन है वो ट्रांसपेरेंट है और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, उसके बाद जो रोल है, रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन है एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल है जो चेक करेगा रजिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज़ को ट्रेड यूनियन की। ये जो रजिस्ट्रार है इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये रजिस्ट्रेशन को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है, यूनियन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकता है और चेक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन, जैसे ही इफ़ द ट्रेड यूनियन डिसाइड कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगा तो उसको लीगल प्रोसेस का फॉलो करना होगा खुद को डिसॉल्व करने के लिए। ट्रेड जो यूनियन है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा टू डिसॉल्व इटसेल्फ, कि मुझे खुद को मतलब बाहर निकालना है। उसको रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होगा कि मुझे खुद को डिसॉल्व, क्या होता है डिसॉल्व, जैसे कंपनी डिसॉल्व होती है तो मतलब कंपनी बंद हो गई। अब एक ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो रहा है तो वो अपनी ड्यूटी से हट रहा है,
ठीक है। तो ओपन डिसोल्यूशन होगा, जो भी रिमेनिंग एसेट या फंड्स होंगे यूनियन के वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे जो बाकी हैं, अगर कोई भी मेंबर बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। उसके बाद मेन ड्यूनिटाइजेशन की स्ट्रेटेजीज क्या है। तो डी यूनिटाइजेशन यानी कि डी यूनिटाइजेशन मतलब क्या हुआ कि कम हो गया, मतलब वर्क जो यूनियन थी वो कम हो गई। ये कब होगी, जब जो ट्रेड यूनियन है वो रिड्यूस या एलिमिनेट हो जाए। कुछ एम्प्लॉयर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि ट्रेड यूनियन को वीक करें या स्टॉप करें, कि वो ग्रो ना कर पाए, तो वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रेटेजीज का एम होता है कि वर्कर्स का जो लेस इंटरेस्ट हो इसको ज्वाइन करने में, वो यूनियन को ज़्यादा ज्वाइन ही ना करें, दूर रहें यूनियन से। तो डी यूनिटाइजेशन की स्ट्रेटेजीज को सिंपल एक्सप्लेन किया गया है। ऑफर इंडिविजुअल को बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑफर करना, एम्प्लॉयर्स को ऑफर करना कि आपको बेटर पे मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, अच्छी कंडीशंस मिलेंगी। डायरेक्टली टू वर्कर्स, बिना यूनियन को इन्वॉल्व करें। ये मतलब कुछ स्ट्रेटेजीज का यूज़ मैनेजमेंट करती है कि लोग ना यूनियन की तरफ ना जाएं, यूनियन में ऐड होने की कोशिश ही ना करें, यूनियन को डी यूनिटाइजेशन यानी कि धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट डायरेक्टली आपको इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छे पे, अच्छे बेनिफिट्स ऑफर करती है, ठीक है। क्यों ये वर्क करता है, जब आपको अच्छी पेमेंट बेनिफिट्स मिलेंगी तो आप क्यों नहीं सुनोगे। आपके लिए कंपनी कंट्रोल यूनियन बनाए जाते हैं जिसमें कंपनी का कंट्रोल होता है, कंपनी के यूनियंस को सेटअप किया जाता है, जो दिखने में रियल यूनियन ही होते हैं पर उसका कंट्रोल जो है वो एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। आपकी वेजेस बेनिफिट्स इंक्रीज करके आपको लालच दिया जाता है, आपको अच्छे पे, अच्छे बोनसेस, ताकि आप ट्रेड यूनियन की तरफ ना अट्रैक्ट हो, उनको मतलब धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जाती है, थ्रेट किया जाता है, कुछ एम्प्लॉयज़ को यूज़ किया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि भाई आप ट्राई मतलब उसको ज्वाइन ना करो यूनियन को, ठीक है। उनको बोला जाता है कि अगर आप यूनियन को सपोर्ट करोगे तो आप अपनी नौकरी गंवा दोगे, आपको अनफेयर ट्रीट किया जाएगा, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डरा दम खा के तो बहुत सी चीज़ें करवाते ही हैं। उसके बाद नॉन यूनियन एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाता है। ये कुछ स्ट्रेटजीज़ का मैनेजमेंट यूज़ करती है ताकि वो ट्रेड यूनियन को ख़त्म कर सके, ठीक है, डिसॉल्व पूरी तरह फिनिश कर दे। टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर्स के यूज़ किया जाता है, टेम्परेरी वर्कर्स को हायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पे, परमानेंट स्टाफ्स, ठीक है, ताकि कुछ राइट्स, सिक्योरिटीज़, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ लाए जाते हैं ताकि उन ट्रेड यूनियंस को ऐसे लगे कि मतलब लेस लगे कि कोई उनको ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहा। तो ये भी कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज़ को खाने वाली बात है। यूनियन बस्टिंग फर्म्स लाई जाती हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है यूनियंस को बस्ट करने के लिए। यूनियन बस्टिंग कंसल्टेंट्स जो कि मतलब बाकी के वर्कर्स को भड़काते हैं, कि उनको समझाते हैं कि डिफरेंट फर्म्स के मेथड्स हैं, लीगल एडवाइस है, मतलब अगेंस्ट उनके कर देते हैं। वो कहते नहीं है बातों में भड़का के उनको अलग ही ओपिनियन पे ले जाना, ठीक है। शिफ्ट करना मोर फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स को, एम्प्लॉयज़ को अच्छी कंडीशन देना। वो कहते नहीं है यार, बकरे को हलाल करने से पहले उसको बहलाना फुसलाना, वो चीज़ करती है मैनेजमेंट, टैक्टिक्स का यूज़ करती है। उनको परफॉर्मेंस के बेस पे रिवॉर्ड देने, उनको मतलब इतना प्यार से रखना, जैसे पुचकार के रखना कि मतलब वो आपकी बातों में आए। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को प्यार से सुलझाना, टैक्टिक्स को, ठीक है। तो यहीं पे क्वेश्चन की कंक्लूजन है और यहीं पे आपकी ये वीडियो भी हो जाएगी गाइज वाइंड अप। आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 के दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जो यहाँ पे हो जाएंगे कंप्लीट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हैं। बड़ी ही सादी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो माफ़ी चाहेंगे। यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियो कोशिश रहेगी कि रात तक आ जाए, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग पहले में ही आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा ना पैनिक कम करें, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले वीडियो डालनी है, बट कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिले होती है। मैं जानबूझ के नहीं डिले कर रही हूँ। अभी तक कितने एग्जाम्स हुए मैंने डिले नहीं किया, तो लास्ट एग्जाम्स में क्यों करूँगी। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट आई थिंक एग्जाम से 2 दिन पहले आपके हाथ में वीडियो है तो पढ़ लो, इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है सिलेबस, ठीक है। तो 2 यूनिट कंप्लीट हैं, 2 यूनिट्स की अगली मेरी वीडियो जल्दी ही आएगी। तो चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।